समाज को गुमराह करने की नीयत के साथ राजनीति करती है। बात अगर बिहार पे आती है तो बिहार में समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि बिहार में चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन तमाम विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ होने वाला है। इसीलिए कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाना, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगलियां उठाना, प्रशासन के ऊपर उंगलियां उठाना, जनता को गुमराह करना, जनता को मिसलीड करना, यही प्राइमरी एजेंडा तमाम विपक्ष का, सपा का या कांग्रेस का बन चुका है। लेकिन बिहार की सम्मानित जनता ये जानती है कि तमाम बातें जो विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रहा है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये केवल और केवल जनता को बरगलाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए। ना तो बिहार के विकास से समाजवादी पार्टी को कोई मतलब है, ना तो बिहार की उन्नति से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को कोई मतलब है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल को केवल और केवल मतलब है सत्ता की कुर्सी पे किस तरीके से काबिज होने। देखिए, उनका कहना यह है, चूंकि आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हो, उनका कहना है कि बुरखा, जैसा कहा गया है एडवाइजरी में भी, कि बुरखा पहनकर आप वोट नहीं डाल सकते हो। देखिए, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनावी व्यवस्था हो, ये हर जगह हमारी प्राथमिकता है। और पारदर्शी तरीके से अगर व्यवस्थाओं को आगे ले जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई काम हो रहा है तो सबको उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है कि समाज को भ्रमित करो। समाज का जो मूल एजेंडा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, इससे भटका के समाज को नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। दुर्गपुर में एक कॉलेज है, दुर्गपुर, वहां पर वेस्ट बंगाल में, वहां पर एक सामूहिक रेप होता है। इस पर ममता बनर्जी का कहना है कि ये रात को निकलना ये तो सही बात नहीं है, अलाउड ही नहीं है, ये आपको खुद प्रिकॉशंस अपने रखने चाहिए। इस पे सौगता राय है, टीएमसी के नेता, वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर वुमेन इन पैन इंडिया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई। लगातार पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं के ऊपर कार्रवाई और काम करने के बजाय पश्चिम बंगाल की जो ममता जी की सरकार है वो लगातार ऐसे घटनाओं के ऊपर पर्दा डालने का काम कर रही है। एक ऐसा प्रदेश जहां की मुख्यमंत्री महिला हो और वो प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बन गया है, तो ये अपने आप में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। लगातार वहां के हमारी जो बहनें हैं उनको एक असुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। उनको एक मतलब जिस तरीके से वहां हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे यूथ है, चाहे हमारी जो महिलाएं हैं जो सुदूर गांव में रहती हैं, वो जिस व्यवस्था में रह रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल सरकार को ना केवल अपने इन बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए, बल्कि आगे आके उनको ऐसे जो घटनाएं हो रही हैं इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। क्यों इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही है, लगातार हो रही हैं, उसको रोकने के लिए क्यों नहीं कोई कदम उठाए जा रहे हैं? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने 51 बार ये दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है, सीज फायर हुआ है उनकी वजह से। हालांकि सरकार जो है, हमारी बीजेपी और जो केंद्र की सरकार है, वो मना कर रही है। तो आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरी दुनिया में आज है और भारत की एक नई तरीके की, एक आधुनिक, एक नए भारत की छवि पूरी दुनिया में जो उभर के आई है वो ये आई है कि ये नया भारत है, ये सशक्त और क्षमतावान भारत है। और ये अगर कोई भी भारत की तरफ आंख बुरी करता है तो उसको कड़ा जवाब देने वाला भी भारत है। आज जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमारे भारत के पराक्रम की चर्चा है, यही चर्चा कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। क्योंकि हम सबको कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को याद रखना चाहिए कि किस तरीके से उनके शासनकाल में आतंकवादी घटनाएं होती थी और कांग्रेस पार्टी का शासनकाल उसमें चुप रहता था, उस पर कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमने भारत को एक ऐसा देश बनाया है जिसके तरफ अगर कोई भी बुरी नजर डालेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के मिनिस्टर किया गया था, हालांकि कल महिलाएं भी थी उसमें शामिल। अपोजिशन कह रहा है कि महिलाओं का अधिकारों की बात करते हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब इस पर जावेद अख्तर कह रहे हैं कि जो इस्लामिस्ट है, जो बहुत ही रेडिकल है, तालिबान है, उनको हम इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं, उनको हम उनकी बातें सुन रहे हैं, तो ये तो गलत है। देखिए, इन तमाम चीज़ों पे हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो आधिकारिक टीम है वो आप सबको बयान देगी।
कल आप लोग अब्दुल कलाम जो प्रोग्राम करने वाले हैं उस प्रोग्राम में क्या क्या होगा और वो प्रोग्राम कैसे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को और एम्पावर करेगा? देखिए, ये हमेशा देखा गया है कि कलाम साहब ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं और कलाम साहब की याद में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे अलग अलग जहां प्रदेशों में हमारी सरकार है, उन्होंने हमेशा कलाम साहब के जो थॉट्स हैं, उनकी जो सीख है, उनकी जो टीचिंग्स है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। कलाम साहब ने हमेशा देश को सशक्त और क्षमतावान बनाने की नीयत के साथ पूरी ईमानदारी से देश की सेवा के लिए काम किया है। कल उत्तर प्रदेश के हर मदरसे में कलाम साहब की याद में बहुत बड़ा साइंस एग्जीबिशन लगने जा रहा है, जिसमें हम कलाम साहब की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और माइनॉरिटीज को खास तौर पे अपना आइडियल जो माइनॉरिटीज ने अपने कलाम साहब को माना है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मोदी जी ने हमेशा कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा कहा है कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और उनके इसी सोच को हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार भी और अलग अलग प्रदेशों में जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसमें स्पेसिफिकली क्या किया जा रहा है? एडवाइस भी क्या है कि मदरसों को कैसे आप एम्पावर करेंगे? देखिए, मदरसों को एम्पावर करने के लिए आज उत्तर प्रदेश में बहुत सारे काम हो रहे हैं। मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए हमने मूलभूत धरातल पे काम किया है। कल जो कलाम साहब की जयंती के मौके पे प्रदेश के हर मदरसे में साइंस एग्जीबिशन लगाया जाएगा और उसमें अलग अलग जो बच्चे हैं, जो हमारे अलग अलग मदरसों के हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन भी होंगे और जो कंपटीशन से बच्चे जिन्होंने अच्छा किया है उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, ये सब उनको, उन बच्चों को सम्मानित भी करेंगे और इनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे प्रेरित करने का काम करेंगे। क्योंकि आज देखिए, दुनिया आज एआई पे बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर रही है, साइंस टेक्नोलॉजी पे बात कर रही है। हम डिजिटल क्रांति के युग में जी रहे हैं। ऐसे डिजिटल क्रांति के युग में हमारे माइनॉरिटीज के स्टूडेंट भी कहीं पीछे ना छूट जाएं, इस नियत के साथ हमेशा हमने काम किया है कि उनको मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में हमेशा हम लेके आए। मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की बात हो, मदरसों में कंप्यूटर एजुकेशन लागू करने की बात हो, मदरसों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने की बात हो, मदरसों को स्पोर्ट्स से और एनसीसी एनएसएस से कनेक्ट करने की बात हो, इन तमाम चीजों पे हमारी प्रदेश की सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है। कर दिया है। बिहार में चुनाव है, ऑपोजिशन कह रहा है कि टारगेट कर रहे हैं आप लोग। तीसरा तेजस्वी कह रहे हैं कि हम लोग हार नहीं मानेंगे। देखिए, अगर आप बबूल के पेड़ बोएंगे तो आपको आम नहीं मिलेगा, ये कहावत है। वही कहावत चरितार्थ हो रही है। जिस तरीके से बिहार की सम्मानित जनता को गुमराह करने का और ठगने का काम तमाम इन लोगों ने किया है और आज भी इसी ढर्रे पे ये लोग चल रहे हैं, लेकिन इनकी असली चाल, चरित्र और चेहरा आज समाज जान चुका है। किस तरीके से अपने शासनकाल में, जब बिहार में इन लोगों का शासनकाल था तो बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था। बिहार की छवि को बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया। बिहार के विकास के साथ खिलवाड़ करने का काम इन लोगों ने किया। बिहार के नौजवानों के सपनों को कुचलने का काम इन लोगों ने किया। आज वही लोग सच्चाई की दुहाई देते हैं, तो इस बात पे हमारे सम्मानित बिहार के वासी केवल मुस्कुराने और हंसने के और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि इनके शासनकाल में किस तरीके से खसोट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया।